तो मैं हूं राजेश आर्य और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जो शून्य से शिखर तक रास्ता तय करके यहां तक पहुंचे हैं। ये आज हमारे प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम में हम लोग दिखाते हैं कि कैसे एक आम व्यक्ति कुछ मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत करके, कुछ सलाह लेके, कुछ एजुकेशन लेके शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। और उसी की एक मिसाल हमारे साथ है और हमारे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हैं उनका नाम है सुरेश कश्यप जी। जी हाँ, सुरेश कश्यप जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है और उस सफ़र के लिए आज हम लोग उनसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जिनसे आप लोग भी सीख पाएंगे कि कैसे जीरो से ऊपर तक जाया जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार आर्या जी। सर, मैंने आपके बारे में जाना कि आपने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की वो एजुकेशन से स्टार्ट की, फिर आप आर्मी में पहुंचे और उसके बाद आज शिमला से आप एमपी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल के अध्यक्ष भी हैं। मैं इस सफ़र के बारे में आपसे, ये जो जर्नी आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की है, उसके बारे में थोड़ी सी अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शिमला से सांसद हूँ और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं एयरफोर्स में 16.5 साल देश सेवा मैंने की है। और अगर मैं आपको बताऊं, मेरा राजनीतिक सफ़र पंचायत समिति सदस्य के रूप में शुरू हुआ। अर्थात स्कूलिंग के बाद, +2 करने के बाद मैं भारतीय वायुसेना में मैंने ज्वाइन कर लिया। 16.5 साल भारतीय वायुसेना में मैंने देश की सेवा की और उसके उपरांत मैं बीडीसी का मेंबर बना, पंचायत समिति का सदस्य बना। 2007 में मैंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार चुनाव में जीत नहीं सका। लेकिन 2017 में दूसरी बार मैंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 2017 में विधायक बना। उसके बाद 2012 में विधायक बना, उसके बाद 2017 में विधायक बना। 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। 2017 के बाद 19 में लोकसभा में मैं आया और 2020 में पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। तो ये मेरा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर है। और उससे पहले देश सेवा में, डिफेंस सर्विसेज में, वायुसेना में 16.5 वर्ष तक मुझे काम करने का मौका मिला। जी सर, नज़रिया आपका एजुकेशनली बहुत अच्छा रहा है। मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है। अचानक से आपने रुख कैसे चेंज किया एजुकेशन और फिर आर्मी में जाने के बाद पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मैंने 3 विषयों में एमए किया है, जिसमें एमए इंग्लिश किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है और टूरिज़्म में भी मैंने मास्टर डिग्री की है। इसके साथ साथ मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड किया है तथा शिमला यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल भी किया है। कुल मिलाकर लगातार मेरा शिक्षा के प्रति रुझान रहा, लगातार मैं स्टडी करता रहा और पढ़ता रहा। जब मैं सर्विस में था उस दौरान भी पढ़ाई करता रहा। लेकिन जब राजनीति में आने के बाद जो मैं आगे पीएचडी करने का विचार था, उस तरफ तो नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये अवश्य है कि मैं लगातार स्कूलिंग बचपन से लेकर और एमफिल तक की जर्नी, और जब मैं वायुसेना में रहा उस दौरान भी और वायुसेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार एजुकेशन की ओर मेरा ध्यान रहा। लेकिन राजनीति में आना एक संयोग है, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे जो परिवार है उसमें कोई व्यक्ति राजनीति से जुड़ा नहीं है। मेरे फादर, मेरे पिताजी क्या कहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और मेरा परिवार जो है वो उसमें ज़्यादातर लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। मेरी धर्मपत्नी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस समय है, मेरी सिस्टर भी टीचर है, मेरे जीजा जी समय प्रिंसिपल है। तो ऐसा करके मेरा जो मैं कहना चाहूँगा जो पृष्ठभूमि है वो एक शिक्षक वर्ग से है, एक अध्यापक वर्ग से है। और मैं स्वयं भी एक अध्यापक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर
हूँ, मैंने ट्रेनिंग किया लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं किया। मुझे बार बार ऐसे मौके मिले कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दूं। सेवानिवृत्ति के बाद भी मुझे मेरी एक बार नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन मैं क्योंकि राजनीति से जुड़ गया था इसलिए मैंने उस समय ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब शिक्षा विभाग ने मुझे कई बार नौकरी ऑफ़र किया एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, लेकिन क्योंकि मैं राजनीति में आ गया था तो इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। लेकिन ये अवश्य है कि राजनीति में आना एक संयोग है मेरी, इसको कहते हैं डेस्टिनी, उसमें ऐसा लिखा था कि मुझे राजनीति में आना है और इसी वजह से। लेकिन ये बात अवश्य है कि जहाँ मुझे देश सेवा करने का मौका लगभग 16.5 वर्ष मिला, अभी प्रदेश सेवा करने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ एमपी के रूप में फिर से देश सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। सर कांग्रेस, आपको मुबारक हो, ये सारी उपलब्धियां आपने अपनी मेहनत के बल पे हासिल की हैं। लेकिन ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जब हमें लगता है कि हमें अब उसको सारी बातें बतानी चाहिए। मैं मोदी साहब का एक बार इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी सारी चीज़ें मैं उनको बताता हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे मित्र हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग। जैसा मैं जब वायुसेना में रहा तो जब मैं पढ़ता था उस समय के मेरे मित्र, जब मैं वायुसेना में रहा उस समय के मेरे मित्र, जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो एज एमएलए मुझे लंबे समय तक एसोसिएशन एमएलएज के साथ मेरी रही और अभी भी है। और अब सांसद के रूप में अब देश भर के लोगों से मिलना होता है, अलग अलग राज्यों के लोग मुझसे मिलते हैं और आज भी। लेकिन चाहे वो स्कूल के समय की बात थी जब मैं एक छोटी क्लास का स्टूडेंट था तब से लेकर, या फिर वायुसेना में जो कि लंबे समय तक 16.5 वर्ष की एसोसिएशन मेरी वायुसेना के साथ रही। आज भी बहुत सारे हमारे मित्र, उनसे लगातार बातचीत और उनसे मित्रता और इसी प्रकार से वही दिन याद आ जाते हैं। और इसी प्रकार से एक विधायक के रूप में जो मेरा समय रहा लगभग 6.5 वर्ष के करीब, तो हमारे वो भी मित्र। और अब सांसद के रूप में अब देश भर के लोगों से मिलना होता है, सब चाहे उसमें सांसद हैं या अन्य राज्यों के, चाहे राजनीति से जुड़े लोग, उनसे लगातार मिलना जुलना वार्तालाप होता रहता है। सर आज दुनिया के आप लोग पसंद बन चुके हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, आपका राजनीति कैरियर भी बहुत अच्छा जा रहा है। आपके अंदर इतनी सादगी है, आप इतने शांत स्वभाव के हैं, क्या ये शांत स्वभाव बचपन से है या फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद हो गया? क्योंकि आर्मी में तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना होता है, लेकिन आपका स्वभाव बड़ा ही शांत है। आप देखने से लगता है कि आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं और ये आपके लिए एक नया फील्ड है, तो ऐसे में अपने आप को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा है, हाँ, चाहे वो एयरफोर्स में रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स में है, स्वभाव सदा से ही ऐसा रहा और प्रयास रहता है कि हम उसी तरह से आगे भी इसी प्रकार से। स्वभाव में कोई तब्दीली मुझ में शुरू से लेकर अभी तक नहीं आई है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि हर परिस्थिति में अपने आप को मेंटेन करके। जब हम लोग छोटे होते हैं हमारे दिमाग में एक विचार होता है, आज हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और उन्हें भी कुछ बड़ा बनना है। आज ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जो आपको देख के बड़ा बनना चाहते हैं, आप उनके आदर्श हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में बचपन में क्या विचार था कि मुझे क्या बनना है और आज आप क्या वहाँ पहुँचे या उससे ज़्यादा पहुँच गए? देखिए, मैं क्योंकि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और जब मेरा बचपन था या जब मैं छोटा था तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी गांव में कि कोई कैरियर काउंसलिंग के बारे में हमको क्या बनना है ऐसा कोई लक्ष्य लेकर हम लोग चले थे। अनायास वायुसेना में जाना होगा और वायुसेना को भी अनायास ही छोड़ दिया। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी कोई मेरे ऐसी कोई महत्वाकांक्षा या ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। संयोग से पॉलिटिक्स में आया हूँ और भविष्य में क्या होगा तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन मैं अवश्य ये कहना चाहूँगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, सबसे पहले तो नशे से और बुरी आदतों से बचना और उसके बाद अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य
निर्धारित करना कि हमने जीवन में क्या करना है। और आज अगर हम देखते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसी फैसिलिटीज़ आज हैं, या जो करियर काउंसलिंग आज होती है ऐसी उस समय नहीं थी। कोई बताने वाला नहीं था कि हमको 10+2 करने के बाद क्या करना चाहिए आगे। हमको सिंपली होता था कि ग्रेजुएशन करो, बीएससी करेंगे तो अध्यापक लग जाएंगे, या कोई जो है पीएमटी क्लियर करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, या फिर इंजीनियरिंग में जाएगा तो कोई इंजीनियरिंग करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। तो लेकिन कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो तब भी आपका सबसे पहला जिस क्षेत्र से मैं आता हूं तो वहाँ लक्ष्य ही होता था कि ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बीएड करें, उसके बाद टीचर बन जाएं। इससे आगे की सोच नहीं होती थी। लेकिन आज तो समय बदल गया है, और आज हम देखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि आज का नौजवान उसको अपने भविष्य में उसको क्या बनना है उस विषय में पूरी जानकारी होती है। आज छोटे बच्चे से भी पूछें तो आज छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। और ये आज हम देखते हैं कि आज मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र के बच्चे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज ना केवल हमारे देश में, विदेशों में भी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। अर्थात एक एक्सपोजर अभी आज के समय में जो न्यू जनरेशन उसको मिल रहा है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लिमिटेड होती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई कैरियर गाइडेंस हमको नहीं मिलता था, तो इसलिए लक्ष्य बड़े सीमित होते थे। आज तो बहुत विस्तृत लक्ष्य बच्चों के पास है। बस इतना ही मेरा आग्रह रहेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको अपना निर्धारित कोई टारगेट जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसको सेट करके और उसके लिए फिर जुट जाना चाहिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नई जनरेशन के लिए तो आपने बड़ी सारी बातें कह दी, लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। शिक्षा, एजुकेशन, लक और गॉड, भगवान। आप तीनों में कैसे कैटेगराइज करेंगे कि किस पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, लोगों को किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किसके सहारे रहना चाहिए? देखिए, कर्म करना आवश्यक है। अगर आप कर्म करेंगे तो उसके बाद लक भी आपका तभी फेवर करेगा, और भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस मिलती है। आपका मानना यह है कि हमें कर्म के रूप में एजुकेशन लेना चाहिए, फिर लक बनेगा और भगवान तब आपका साथ देगा। जी, आपकी सफलता का कारण क्या यही है? देखिए, शुरू से लेकर आज तक मैं जिस भी फील्ड में रहा हूँ वहाँ पर मेहनत की है, और ये प्रयास किया है कि जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से किया है। और मैं सदा ही मेरा ये प्रयास रहता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया सीखा जाए, और लगातार मैं उस दिशा में आगे बढ़ूँ। जीवन में किसी एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम आप सोचते हैं और आपको लगता है कि हाँ अब एनर्जी मिल जाती है, कोई साथी, कोई दोस्त, माँ बाप या पत्नी, ऐसी जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जहाँ लगता है कि यार इससे एक बात कह दी जाए और ये हमारा साथ देगा या ये खड़ा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा? देखिए, ऐसा तो बहुत होता है जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे कि आपको उनसे बातचीत करके या उनके विचारों को सुन के ही एनर्जी मिलती है।